बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटे आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करेंगे। ये दोनों क्वेश्चंस कोऑर्डिनैलिटी से रिलेटेड हैं, इसलिए सबसे पहले हम कोऑर्डिनैलिटी को समझेंगे और उसके बाद अपने क्वेश्चंस को प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनैलिटी ऑफ सेट किसको कहते हैं बेटा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। अगर आपको कोई सेट गिवन है और उसके अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, आप जब वो काउंट करके लिख देते हैं तो इट मीन्स कि आप उस सेट की कोऑर्डिनैलिटी बता रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनैलिटी ऑफ सेट क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या साइज ऑफ अ सेट, यानी हम सेट का साइज बता रहे होते हैं या सेट के अंदर मौजूद एलिमेंट्स बता रहे होते हैं। अब इसको डिनोट कैसे किया जाता है, यानी जाहिर है रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, लिखा किस तरह? तो एन, स्मॉल एन आपने लिखना है। इनसाइड जो भी सेट जिसकी आप कोऑर्डिनैलिटी मालूम कर रहे होते हैं वो सेट आप लिख लेते हैं। और ये हम एग्जाम्पल के साथ इस तरह इसको समझेंगे कि लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है, उसके अंदर कोई से भी एलिमेंट्स हैं, देखें। और जब हमें कहा जाए कि इस सेट की कोऑर्डिनैलिटी मालूम करें तो हम क्या करेंगे? हम अपना ये वाला जो कोऑर्डिनैलिटी मालूम करने का तरीक़ेकार है उसको इस्तेमाल करते हुए एन लिखेंगे, अंदर वो वाला सेट लिखेंगे और सामने जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद थे उसकी तादाद लिख देंगे। देखें 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यानी इस सेट के अंदर 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, या इस सेट का साइज क्या है? 6। अब ये बात तो हमने की सिर्फ एक सेट के लिए ना, कि अगर हमें एक सेट दिया गया है और उसकी हमने कोऑर्डिनैलिटी मालूम करनी है तो हम सिंपली काउंट कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें 2 सेट या 3 सेट दिए गए हैं तो फिर हम उनकी कोऑर्डिनैलिटी कैसे मालूम करते हैं? बेटे उसके लिए हमारी बुक ने हमें 2 फार्मूलाज दिए हैं और उनका नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। और अगर आपने 2 सेट के लिए निकालना है तो उसका फार्मूला और है, और अगर आपने 3 सेट के लिए निकालना है तो उसका फार्मूला और है। आपकी बुक का पेज नंबर 49 है, ये देखिए बेटे, ठीक है। इसमें प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 2 सेट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आपने कोऑर्डिनैलिटी के बारे में समझ लिया। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले हम बुक से रीडिंग कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया जा रहा है। जी, इन अ ग्रुप ऑफ 380 एम्प्लॉइज 250 कैन स्पीक उर्दू। मुलाजमत करने वाले 380 लोगों में से 250 उर्दू बोल सकते हैं, 150 इंग्लिश बोल सकते हैं और 50 कैन स्पीक पंजाबी। ठीक है, 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। बेटा अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट के अंदर जहाँ एंड आएगा उसको भी आपने बड़ा गौर से जहन में रखना है। मैं अभी आपको आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बताऊंगी कि एंड और आर ये 2 जो वर्ड हैं इनको क्यों तवज्जो से हमने देखना है। ठीक है, तो ये देखें, हमने तो अभी बात की कोऑर्डिनैलिटी की, यानी हमने तो सेट की कोऑर्डिनैलिटी निकालनी होती है। सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो बताना होता है, सेट का साइज बताना होता है। और इस क्वेश्चन में तो हमें कोई सेट नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम इस स्टेटमेंट से खुद से सेट बनाएंगे। ठीक है, तो बेटे आपने क्या करना है, आपने लेट कर लेना है कि एक हमारे पास यू सेट है, एक हमारे पास ई सेट है और एक पी सेट है। और इनको हमने यू, ई एंड पी का नाम क्यों दिया है? देखिए उर्दू किससे स्टार्ट हो रहा है? यू से, तो हमने इस सेट को नाम भी यू का दे दिया ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, हमें फौरन से पता चल जाए कि यू हमारा वो सेट है जिसमें सारे उर्दू बोलने वाले हैं। ठीक है, आप इसको कोई और नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने, ताकि हमें गलती ना लगे, हम यू उर्दू से, उर्दू का जो कि यू है ना पहले, तो यू इसको इस सेट को नाम दे दिया। ठीक है, इंग्लिश बोलने वालों को ई सेट में रख लिया और जो पंजाबी बोलने वाले हैं उनको पी सेट में रख लिया। ठीक है, अब हमारे पास ये 3 सेट हमने
लेट कर ली है, फर्ज कर ली है, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, अब हमने ये सेट जो लेट कर लिए हैं, इनके हिसाब से हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को लेकर चलेंगे। देखिए, हमें कहा गया है इन अ ग्रुप ऑफ 380 एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो यानी 380 एम्प्लॉयज़ हैं, यानी इन तीनों सेट में मौजूद जो टोटल लोग हैं वो 380 हैं। तो हम इसको फिर कार्डिनलिटी की शक्ल में किस तरह लिखेंगे, यानी नंबर बताया जा रहा है ना इन तीनों सेट्स में मौजूद लोगों का, तो इट मीन्स के कार्डिनलिटी की बात की जा रही है। तो हमने इसको लिखना कैसे है, हमने स्मॉल एन डालना है, राउंड ब्रैकेट, अंदर उर्दू स्पीकिंग, यूनियन इंग्लिश स्पीकिंग, यूनियन पंजाबी स्पीकिंग, और इनका टोटल नंबर हमें बताया गया है 380। जब टोटल की बात की जा रही होती है तो आपने यूनियन बीच में लगा लेना है, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि ये तीनों ज़बानें बोलने वाले जो टोटल लोग हैं वो 380 हैं, और शुरू में स्मॉल एन जो है वो कार्डिनलिटी को शो कर देगा। तो बेटे आपने इसको इस तरह भी पढ़ लेना है, ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ उर्दू स्पीकिंग, यूनियन इंग्लिश स्पीकिंग, यूनियन पंजाबी स्पीकिंग, या आप इसको इस तरह भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ उर्दू स्पीकिंग, यूनियन इंग्लिश स्पीकिंग, यूनियन पंजाबी स्पीकिंग, ठीक है। और उनका टोटल नंबर जो बताया जाएगा वो आपने सामने लिख लेना है। अब नेक्स्ट बात की जा रही है 250 कैन स्पीक उर्दू। अब इस स्टेटमेंट को जब हम कार्डिनलिटी की शक्ल में बदलेंगे तो उसी तरह शुरू में स्मॉल एन लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट, और जिस सेट की बात की जा रही है, उर्दू स्पीकिंग की बात की जा रही है ना, तो उर्दू स्पीकिंग को हमने यू से शो किया था, तो ये फिर हम यू सेट राउंड ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे और जो उसका नंबर बताया जा रहा है वो सामने लिख लेंगे। उसके बाद है 150 कैन स्पीक इंग्लिश, उसी तरह कार्डिनलिटी ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग और सामने उसका जो नंबर दिया गया वो लिख देंगे। कार्डिनलिटी ऑफ पंजाबी स्पीकिंग वो हमें बताया गया है 50 है। आपको दोबारा मैं बता रही हूँ कि बेटा आप इसको कार्डिनलिटी ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग भी कह सकते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ पंजाबी स्पीकिंग भी कह सकते हैं, एंड और दूसरी तरह इस तरह भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, नंबर ऑफ पंजाबी स्पीकिंग, ठीक है। ये आपकी चॉइस है कि आपने कार्डिनलिटी बोलना है या नंबर ऑफ पंजाबी स्पीकिंग, या जो भी सेट आपको दिया गया उससे रिलेटेड बात करनी है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, बात की जा रही है 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। तो बेटे मैंने जिस तरह शुरू में बात की थी कि जब एंड और आर आएगा तो आपने बड़े ध्यान से उस वर्ड को देखना है, क्योंकि एंड के लिए हम इंटरसेक्शन का सिंबल यूज़ करेंगे और आर के लिए हम यूनियन का सिंबल यूज़ करेंगे। तो वो यहाँ क्या बात कर रहे हैं, 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। अब जब हम इस स्टेटमेंट को कार्डिनलिटी की शक्ल देंगे तो ये क्या आ जाएगा, उसी तरह स्मॉल एन, राउंड ब्रैकेट, अंदर जिस सेट की बात की जाती है वो लिख लेते हैं। अब चूंकि दो सेट की बात की जाए, उर्दू एंड इंग्लिश, और बीच में एंड कहा गया है तो हमने इंटरसेक्शन डाल देना है, ठीक है, और सामने जो नंबर है वो आप लिख देंगे। उसके बाद है 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, इंग्लिश एंड के लिए इंटरसेक्शन का साइन और साथ पी लिख लिया, सामने जो नंबर दिया गया है वो लिख लिया। अब देखें आप ना अपनी स्टेटमेंट को किस शक्ल में बदलते जा रहे हैं, कार्डिनलिटी की शक्ल में, ठीक है। जब आपके पास एक सेट था तो आपने अंदर उस सेट का नाम लिखा, जब आपको राउंड ब्रैकेट के, जब दो सेट्स की बात की जा रही है तो आपने राउंड ब्रैकेट डालनी है और अंदर वो दोनों सेट लिख लेने हैं, उनका ना सिंबल लिख लेना है ना, कि ये यू से मुराद यू सेट है, ई से मुराद ई सेट है, और सेंटर में देख लेना है आर के साथ बात की जा रही है या एंड के साथ बात की जा रही है। उसके बाद है 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, उर्दू एंड पंजाबी, शुरू में कार्डिनलिटी वाला साइन स्मॉल एन और नंबर जो दिया गया वो लिख लेना है। उसके बाद बेटा बात की जा रही है हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, ठीक है। तो अभी देखें, पहले उन्होंने बताया वो अकेले अकेले लोग ना, जो उर्दू बोलने वाले थे, इंग्लिश बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले, फिर उन्होंने बताया दो दो जबानें बोलने वाले, उर्दू और इंग्लिश बोलने वाले, इंग्लिश एंड पंजाबी बोलने वाले, उर्दू एंड पंजाबी बोलने वाले। अब वो पूछ रहा है कि ऐसा कोई ऐसे लोग भी हैं जो ये तीनों जबानें बोलते हो, ठीक है जी। बेटे हमने जब कार्डिनलिटी की बात कर रहे थे तो हमने वहां पर बात की थी कि
अगर हमें सिंगल सेट की कोऑर्डिनैलिटी निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली उस सेट में मौजूद एलिमेंट्स की तादाद को काउंट करके लिख लेते हैं। लेकिन अगर हमें 2 या 3 सेट्स की कोऑर्डिनैलिटी निकालनी हो तो फिर हम क्या करते हैं, हम अपनी बुक के पेज नंबर 49 पे दिए गए ये 2 फार्मूलाज, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 2 सेट, अगर 2 सेट की मांगी गई है और अगर 3 सेट की कार्डिनलिटी हमसे मांगी गई है तो फिर हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है। तो बेटे यहाँ पर देखें हमारे पास कितने सेट थे जो हमने शुरू में लेट किए थे, वो 3 सेट है। तो इसका मतलब है कि अब हम फार्मूला फिर कौन सा यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स। ठीक है, ये फार्मूला हमने यहाँ पर लिख लेना है, ये फार्मूला आपकी बुक में गिवन है, आपने इसको बस अच्छे से ज़बानी याद करना है। अच्छा, इस फार्मूले को लिखने के बाद आपने तमाम वैल्यूज जो है अंदर वो पुट कर लेनी है। जो आपको नंबर दिया गया था कि टोटल एम्प्लॉयज का नंबर कितना है, ठीक है, तो वो आपको 380 दिया गया था, तो यहाँ पर आप वो लिखेंगे। अब उर्दू स्पीकिंग वाले कितने थे, 250, इंग्लिश वाले 150, पंजाबी वाले 50, उर्दू एंड इंग्लिश बोलने वाले कितने थे, 40, और सिंबल जो आपके फार्मूले में जहां माइनस आ रहा है आपने माइनस लिखना है, जहां प्लस आ रहा है वहां प्लस लिखना है। ठीक है, सारे वैल्यूज आपने पुट कर लेनी है। उसके बाद आपने कैलकुलेटर से इनको सिंप्लीफाई करना है। जब आप कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा आंसर आता है 370। ठीक है, अब 370 इस तरफ प्लस का है, जब ये बराबर के निशान के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, और 380 में से जब हम 370 माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 10। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि देखें, आप इसको ना इस तरह भी लिख सकते हैं और आर का साइन डाल के, ठीक है, आर का साइन डाल के आप एन, ठीक है, ई इंटरसेक्शन यू इंटरसेक्शन पी इस तरफ लिख के और 10 को उस तरफ भी लिख सकते हैं, बस आपने रीअरेंज करना है। ठीक है, तो फिर आपका देखें आंसर क्या बता रहा है, इंग्लिश एंड उर्दू एंड पंजाबी बोलने वाले कितने लोग हैं, सिर्फ 10, यानी ऐसे लोग जो ये तीनों ज़बानें बोल सकते हैं। ठीक है बेटे, यहाँ पर इस चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या था, 380 तो बताया गया था, 380 टोटल एम्प्लॉयज हैं, टोटल मुलाजम हैं। ठीक है, उसमें आपने यू का सिंबल यूज करना है और यहाँ पर आपने इंटरसेक्शन का सिंबल यूज करना है, क्योंकि आपको पता है आपकी बुक की स्टेटमेंट के मुताबिक यहाँ पर एंड का वर्ड आया। तो बेटे अब हम देखते हैं कि अभी तक फिर हमने क्या सीखा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमने 2 बातें सबसे पहले करनी है। एक तो हमने बुक की दी गई स्टेटमेंट से सेट बना लेने हैं, यानी फर्ज कर लेने हैं, लेट कर लेने हैं। उसके बाद इन तमाम सेट्स की जो कोऑर्डिनैलिटी दी गई है, यानी जो नंबर दिया गया है, वो आपने लिख लेना है। ठीक है, पहला काम सेट को लेट किया, यानी सेट बनाए। उसके बाद इन तमाम सेट्स के जो नंबर हैं उनको कोऑर्डिनैलिटी की शक्ल दे के, यानी एन लगा के, फिर स्मॉल ब्रैकेट लगा के उस सेट का नाम अंदर लिख के सामने उसका नंबर लिख देना। जब आपको पता है ना कि आप इस शक्ल में लिख लेते हैं तो बेसिकली आप उस सेट को आप उस सेट के बारे में क्या बता रहे होते हैं, उस सेट की कोऑर्डिनैलिटी बता रहे होते हैं। पहले सेट बनाने हैं, फिर उन सेट्स की कोऑर्डिनैलिटी लिखनी है। ये 2 काम करिए। थर्ड काम क्या था कि आपने ये देखते हुए कि हमने 2 सेट्स की कोऑर्डिनैलिटी बतानी है या 3 सेट्स की, तो यहाँ पर चूंकि हमारे पास 3 सेट थे तो फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स वाला जो फार्मूला था उसको यूज़ किया और फिर उसमें तमाम ऊपर जो हमें नंबर्स दिए गई थी, अमाउंट दी गई थी, उनको पुट किया, सिंप्लीफाई किया और जो हमारा आंसर आया उसने हमें ये बताया कि 380 जो मुलाजम थे उनमें से सिर्फ 10 मुलाजम ऐसे थे जो तीनों ज़बानें बोल सकते थे, यानी उर्दू भी, इंग्लिश भी और पंजाबी भी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में भी हम उसी तरह सबसे पहले बुक की स्टेटमेंट को देखते हुए 3 सेट्स बनाएंगे। ठीक है, लेट कर लेंगे। एक सेट को हम बी का नाम देंगे और वो क्यों देंगे कि ये वो उन लोगों का सेट होगा जिन्होंने ब्लू शर्ट्स पहनी हुई हैं। दूसरा सेट जो है उसको हम जी से रिप्रेजेंट कर लेंगे। क्यों जी से रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि ये सेट रिप्रेजेंट करेगा उन लोगों को जिन्होंने ग्रीन शर्ट पहनी हुई है। और हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये बात की थी ना कि हम ये नाम इनको देखते हुए ही दे रहे हैं ताकि हमें समझने में आसानी रहे, अदरवाइज आप कोई भी नाम दे सकते हैं। जी, सी हमने कहा उस सेट को, उन लोगों के सेट को जिन्होंने कैप पहनी हुई थी। वही बात जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में की कि सबसे पहले हमने सेट बनाने हैं और ये कैसे बनाने हैं, हमने खुद से लेट करना है, यानी खुद से फर्ज करना है। स्पोर्ट इवेंट्स 19 पीपल वियर ब्लू शर्ट्स। कोई गेम्स का इवेंट है और उसमें 19 लोगों ने ब्लू शर्ट पहनी है और इन्हीं को हमने बी सेट बनाया है। 15 वियर ग्रीन शर्ट्स, और 15 ऐसे हैं जिन्होंने ग्रीन शर्ट्स पहनी है, और 3 वियर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स। ठीक है, यानी अब हम जब कॉर्डिनैलिटी लिखने लगेंगे तो हम लिख लेंगे यहाँ पर कि नंबर ऑफ ब्लू शर्ट्स 19 पीपल है, नंबर ऑफ पीपल जो ग्रीन शर्ट वाले हैं उनकी तादाद 15 है, और उन लोगों का नंबर जिन्होंने ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है, शर्ट पहनी हुई है, उनका नंबर है 3। नेक्स्ट वो क्या बता रहा है कि 4 लोग वो हैं जिन्होंने ब्लू शर्ट एंड कैप पहनी हुई है। और इसको भी जब हम कॉर्डिनैलिटी की शक्ल में लिखेंगे तो हम इस तरह से बना के लिखेंगे। शुरू में एन डालेंगे, राउंड ब्रैकेट डालेंगे। अब ये 2 सेट्स की बात हो रही है तो दोनों सेट के नाम लिखेंगे और हम ये देखेंगे, ये बात हमने ध्यान में रखनी है कि आया हमारी बुक ने एंड का वर्ड यूज किया है या आर का वर्ड यूज किया है। अगर बुक ने एंड का वर्ड यूज किया है तो हम इंटरसेक्शन का सिंबल डालेंगे, अगर बुक ने आर का सिंबल वर्ड यूज किया है तो यू का सिंबल डालेंगे। इसी तरह वो लोग जिन्होंने ग्रीन शर्ट और साथ कैप पहनी हुई है, इस बात को, इस लाइन को बुक ऑर्डिनैलिटी वाले शक्ल में लिखेंगे तो वो इस तरह लिखी जाएगी। बेटे आपने इन सवालों में पहले तो सेट बना लेने हैं, लेट कर लेने हैं, फर्ज कर लेने हैं, और उसके बाद जो नंबर बताया जा रहा है उसको कॉर्डिनैलिटी की शक्ल दे के आपने लिखते जाना है। ठीक है, पहला काम सेट बना लिया, उसके बाद जो नंबर बताया जाएगा उसको कॉर्डिनैलिटी की शक्ल में लिख लेना है। जी, अब देखें बुक हमें कह रही है द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप इज 34। आर का वर्ड आ रहा है तो बेटा इसका मतलब है हमने यू की सिंबल लगानी है। और जब हम इस लाइन को कॉर्डिनैलिटी वाली शक्ल में लिखेंगे तो हम किस तरह लिखेंगे, स्मॉल एन, राउंड ब्रैकेट, ब्लू, यू, क्योंकि आर की बात हुई है यू का सिंबल लगेगा, फिर ग्रीन शर्ट वाले लोग, फिर यू का सिंबल और फिर कैप, और इनका नंबर कितना है 34। यानी 34 ऐसे लोग हैं जिन्होंने या तो ब्लू शर्ट पहनी हुई होगी, ठीक है आर है ना, या ग्रीन शर्ट पहनी हुई होगी, या क्या है सिर्फ कैप पहनी हुई होगी। ठीक है, आर यानी 34 वो लोग हैं जो या सिर्फ ब्लू वाले हैं या उन्होंने ग्रीन शर्ट पहनी है या कैप पहनी है। अब देखें नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है बुक की वो कही जा रही है नो बॉडी वियर ऑल 3 आइटम्स, यानी कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा इस इवेंट में जिसने ये तीनों चीजें वियर किए हों। ठीक है, तो इसका मतलब है जब हम इसे कार्डिनैलिटी की शक्ल में लिखेंगे इस स्टेटमेंट को तो हम लिखेंगे एन डालेंगे, राउंड ब्रैकेट डालेंगे, ब्लू एंड का साइन के लिए हम इंटरसेक्शन यूज करते हैं, ग्रीन, उसके बाद फिर एंड, और फिर कैप के लिए हमने सी सेट कह दिया। और ये क्या है, इनकी तादाद 0 होगी। अब ये बात यहाँ तक हमारी क्लियर हो गई कि हमने सेट लेट किया अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ देयर ड्रेसेस, कि जो ब्लू शर्ट वाले थे उन्हें ब्लू सेट में रख लिया, जो ग्रीन शर्ट वाले थे ग्रीन सेट में रख लिया, और जो कैप वाले थे उन्हें हमने सी सेट में कर लिया।
और अब बुक ने जो जो हमें उनका नंबर बताया था उसको हमने ऑर्डिनलिटी की शक्ल देके यूं लिख लिया है। अब चूंकि हमारे पास 3 सेट है तो हम दोबारा से वही बात कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का जो 3 सेट्स वाला फार्मूला है वो यूज़ होगा। बेटे उस फार्मूले को आपने ज़बानी याद करना है, उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। लिखने के बाद जो हमें ऊपर नंबर दिए गए थे ऑर्डिनलिटी की शक्ल में हमें लिखे है ना, उनको आपने दोबारा से यहाँ लिख लेना है। आप ये चीज़ नोट कीजिएगा कि बुक ने हमें वो लोग नहीं बताए जिन्होंने सिर्फ कैप पहनी हुई थी। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ फिर हमने फाइंड आउट करनी है कि कितने लोग थे जिन्होंने कैप पहनी हुई थी। तो ब्लू शर्ट वाले लोग हैं हमारे पास 19, ग्रीन शर्ट वाले लोग हैं 15, कैप वाले तो हमें नहीं पता, वो हमने फाइंड करने हैं, उसको उसी तरह लिख लेंगे। ब्लू एंड ग्रीन शर्ट वाले 3 हैं और साथ चूंकि माइनस का साइन आ रहा है तो हम माइनस का साइन ही लगाएंगे। कैप और ब्लू शर्ट वाले लोग 4 हैं तो हम क्या लिखेंगे -4, क्योंकि माइनस यहाँ फार्मूले में मौजूद है। इसी तरह इनके नंबर्स भी। अच्छा ये क्या चीज़ थी, ये वो वाली बात थी कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं है वहाँ पर जिसने ये तीनों चीज़ें इकट्ठी पहनी हुई हो, तो इसलिए उनका नंबर 0 था। जब हमने कैलकुलेटर से इस सारे को सिंप्लीफाई किया तो बेटा आंसर आ गया 25। इस तरफ आपको पता है कि 25 प्लस का है, जब ये बराबर के निशान के दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। 34 में से जब आप -25 करते हैं तो 9 आंसर आता है, ठीक है। और हमने इसका मतलब है कि हमारे पास जो कैप पहनने वाले लोग हैं उनका नंबर कितना है, 9। और जब हम इस 9 नंबर को ऑर्डिनलिटी की शक्ल में लिखते हैं तो क्या होता है कि हमने n लिखना होता है, स्मॉल ब्रैकेट लिखनी होती है, अंदर सेट का नाम लिखना होता है। और आपको पता है कि हम r करके इसको इस तरफ भी लिख सकते हैं और उसको इस तरफ भी कर सकते हैं। मतलब दूसरे लफ्ज़ों में कि जिस तरह हम रीअरेंज करते हैं किसी चीज़ को, उस तरीके से हम इसे करके लिख सकते हैं। तो बेटा दोबारा से थोड़ा मुख्तसर करके बता देती हूँ कि इस सवाल में हमने क्या किया है। सबसे पहले सेट लेट किए हैं, फिर इन तमाम सेट्स की कोऑर्डिनलिटी जो नंबर दिया गया था उसको कोऑर्डिनलिटी की शक्ल में यहाँ पर लिख लेना है और फिर देखना है कि फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, 2 सेट्स वाला या 3 सेट्स वाला। तो यहाँ पर 3 सेट्स वाला अप्लाई हुआ था, वो फार्मूला लिख लेना है, सारे नंबर्स उसके अंदर पुट करने हैं, सिंप्लीफाई करना है और आपका आंसर निकलना है। ये सवाल शुरू में थोड़ा सा लेंथी लगता है लेकिन जब समझ आ जाएगी तो ये आपके लिए बहुत आसान है। यानी